नमस्कार, मैं एसआर केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल बिहारी भैया गुरुकुल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस कितना जरूरी है और हर बच्चा चाहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके और एकदम खाँटी तरीके से कर सके। तो मैं आज से इस चैनल पर और जो बिहारी भैया ऐप है उस पे भी आप लोगों को खाँटी तरीके से मैथ बताऊंगा, जिससे आपको इसके बाद मैथ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये गारंटी है। तो देखिए, मैं आज पहला दिन है, पहला दिन मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूं, बल्कि मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको कोई ना ट्रिक का जरूरत होगा और ना कोई फार्मूला का जरूरत होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि चलते हैं परसेंटेज। अगर परसेंटेज का बात करते हैं प्रतिशत का, है ना, बात करते हैं प्रतिशत का, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, हम लोग दौड़ते रहते हैं कि प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब लोग प्रतिशत समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब प्रतिशत नहीं होता है, बल्कि उसका इंग्लिश का हिंदी नाम परसेंटेज या प्रतिशत है। अगर हम प्रतिशत का मतलब समझेंगे तो प्रति सैकड़ा होता है, यानी 100 में। जैसे हम आपको कुछ समझाना चाहेंगे कि प्रतिशत का मतलब हो गया प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। अब या इसको कह सकते हैं कि 100 में। जैसे मैंने कहा कि आप 100 का 5% क्या होगा, तो आप सीधा बताएंगे कि 100 का 5% 5 होगा। अगर हम कहेंगे कि 100 का 10% क्या होगा, तो 100 का 10% 10 होगा। ये तो बहुत सीधा बात हो गया कि 100 का 10% 10 है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रतिशत 100 में ही होता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि भाई 50 रुपया में अगर हम 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं, तो आप अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा कि 50 रुपया में 5 रुपया खर्च किए तो कितना परसेंट हुआ। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अगर आप 50 रुपया में 5 रुपया खर्च कर रहे हैं, आपके दिमाग में ये चीज होगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, तो आप सीधे कहेंगे कि 50 रुपया में 5 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 100 में कितना खर्च करेंगे? 10 खर्च करेंगे। और 100 में जो होता है वही तो होता है प्रतिशत। तो सीधी सी बात, 100 में 10 खर्च किए तो 10% हो गया। अगर कोई बोलेगा कि बाबू 25 रुपया में 4 रुपया तुम हर बार खर्च कर देते हो, कितना परसेंट खर्च करते हो, तो सीधी सी बात है कि प्रतिशत होता है 100 में। यानी 25 में आप 4 खर्च कर दिए तो 50 में कितना हो गया? 8। और 100 में कितना हो गया? 16। यानी 16% आप खर्च कर देते हैं। तो आपको निकालने का कोई जरूरत है नहीं है। कोई बोला कि 200 रुपया में 20 रुपया खर्च हो गया, कितना परसेंट हो गया? आप दिमाग में तुरंत लाइएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। अगर हम 200 रुपया में 20 रुपया खर्च कर दिए तो 100 में कितना खर्च करेंगे? 10 रुपया, हो गया 10%। परसेंट हो गया 100 में। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। जैसे कुछ हम चीजें बताएंगे कि अगर हम 100 है, अगर इस 100 को अगर हम बांट दें टोटल 8 भाग में, 12.5 करके 8 भाग में बटेगा। 12.5 गुने 8 बराबर क्या होगा? 100। ये क्यों हम बता रहे हैं? ताकि आपको फॉर्मूला न रटना पड़े। अब देखिए, 12.5 गुने 8 हम करेंगे, टोटल 8 हिस्सा में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये प्रत्येक हिस्सा कितना का हो गया? प्रत्येक हिस्सा 12.5 का होगा। प्रत्येक हिस्सा कितना का होगा बाबू? प्रत्येक हिस्सा 12.5 का होगा। तो ये 12.5 करके 8 हिस्सा हुआ। अब हम कहेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े। अब एक 12.5 का अगर हम बात करेंगे, एक 12.5% का मतलब, तो आप कैसे समझेंगे? मान लेते हैं ये 3 उंगली है, ठीक है। 3 उंगली में अगर हम कहेंगे कि ये वाला क्या है, तो क्या आप बोलेंगे? बोलेंगे कि 3 में से 1 है। इसको क्या बोलेंगे? 3 में से 1। अगर हम ये बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 3 में से 2। लेकिन इसको मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलेंगे? इसको मैथमेटिकल टर्म में 3 में से 1 नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे 1/3। तो आप समझ में आ गया होगा कि 1/3 क्या है। तो उसका बेसिक फॉर्म है कि 3 में से 1 को ही हम लोग बोलते हैं 1/3। 3 में से 2 को क्या बोलेंगे? 2/3। तो यहां पर भी ये चीज है कि 12.5% क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 में से एक भाग जो है वो 12.5 है। यानी 12.5% का वैल्यू हो जाएगा 8 में से 1। आप कहीं भी याद रहेगा 12.5% रहेगा, उसका तुरंत हम यूज कर लेंगे 1/8, बात खत्म। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे 2 को 12.5 को जोड़ दीजिए, तो 2 अगर 12.5 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25%। तो 25% को क्या हो जाएगा? तो टोटल 8 हिस्सा में से 2 हिस्सा, 25% बराबर हो जाएगा टोटल 8 में से 2 हिस्सा। और इसी को हम अगर काटेंगे तो क्या कह सकते हैं? कि 1/4 कह सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि 25% का वैल्यू 1/4 क्यों हुआ। अगर हम 2/8 भी कह सकते हैं, 2/8 भी कह सकते हैं। कहां से 2/8 आया? क्योंकि 8 में से दूसरा हिस्सा जो है वो 25% है। तो हमको बहुत सारा जो फार्मूला है इस तरह का मिल जाएगा। हम आगे चलते हैं, आपको और एक्सप्लेन करते हैं
कि अगर हम मान लेते हैं कि 3 12.5 को जोड़ लीजिए, 1 2 और 3 12.5 को जोड़ लीजिए, तो 3 12.5 क्या हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। 37.5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/8। कैसे, टोटल 8 में से तीसरा हिस्सा। बात खत्म। हमको रटना क्या है, 37.5%। दिमाग में लाना है कि 12.5 के फॉर्म में है, टोटल 100 को 8 भाग में बांटेंगे, एक भाग 12.5 का होगा, तो टोटल 8 में से तीसरा हिस्सा 37.5 होगा। जहां भी 37.5 का जरूरत होगा 3/8 का यूज कर लेंगे। अगर हम 4 भाग का बात करें, 1 2 3 4 भाग का बात करें, तो 4 भाग में हो जाएगा 50%, और 50% क्या होगा बाबू, तो 8 में से चौथा हिस्सा यानी 1/2 आ गया। पांचवा हो जाएगा 62.5%, 62.5% क्या होगा, 8 में से पांचवा हिस्सा। छठा क्या हो जाएगा, तो छठा हो जाएगा आपका, देखिए छठा हो जाएगा क्या, छठा हो जाएगा आपका 75%, 75% हो जाएगा छठा। 75%, 75% क्या होगा, 8 में से छठा हिस्सा, इसी को बोलते हैं 3/4 बोल लेंगे। आठवां के बाद, छठा के बाद सातवां क्या हो जाएगा, सातवां हो जाएगा 87.5%, 87.5% क्या होगा, 8 में से सातवां हिस्सा, और आठवां हो जाएगा 100%, 8 में से आठवां हिस्सा। तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो हम आगे जो चलेंगे क्लास में, वो हम ये सारा आपको जो फ्रैक्शन आ रहा है, जो भिन्न आ रहा है ना, ये जो भिन्न आ रहा है, ये भिन्न हम सारा क्लियर करते जाएंगे कि आता कहाँ है। क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे भिन्न होते हैं जो कॉमन होते हैं, ज्यादातर देखिएगा 12.5% देगा, 37.5% देगा, यही सब देगा, और हम लोग उलझ जाते हैं। अब इसको यूज कहाँ करेंगे, जैसे हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं कि क्वेश्चन क्या रहता है और किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे इसको हम लोग जल्दी सोल्व करेंगे। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी गई, उसके खपत में हम कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई 100 प्लस एक्स, देखिए ये फॉर्मूला बहुत लोग लगाते हैं, फिर से मैं कर ले रहा हूं एक बार। ये फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स वाई 100 प्लस एक्स गुने 100। ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं और हमेशा बना रहे हैं, लेकिन मैं ये फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूं। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं लिखना है, आपके दिमाग से सोल्व हो जाएगा। आप देखिए 2 मिनट पहले, अगर 25% का वृद्धि होता है तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, हम अभी बताए थे, भिन्नात्मक मान अभी बताए थे कि 25% बराबर क्या होगा, 1/4। चलिए 1/4 होता है। अब यहां पर हम लोग यूज कर लेंगे कि 1/4, ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, और वो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा देर तक याद नहीं रखना है, बस सीखने भर याद रखना है। जैसे इसके जगह हम लोग याद रखेंगे कि a बटा बी प्लस ए इंटू 100। अगर ये हम कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, समझ लीजिए, अगर हम ये कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, अब यहां पर अगर हम 25% का बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 1/4 है, तो ये जो 1/4 है ए बटा बी में दिया हुआ है, तो आपको यहां पर समझना है कि अगर ये 25% है तो ये 25% को आपको चेंज कर लेना है ए बटा बी में। यहाँ ए का वैल्यू हो गया, ये ए हो गया, और ये हो गया आपका बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, वो हम बताते हैं। अगर यहाँ पर ए बटा बी है, 25% है, 1/4 वैल्यू हो गया, तो 1/4 प्लस 1 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब 100/5 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 20%। अब आप कहेंगे कि सर ये तो वही बात हो गया, उसमें XYZ था और इसमें a बटा बी, इसमें फायदा क्या हुआ। तो फायदा होगा आपको, कब होगा फायदा, देखिए अगर यहां पर आपको अगर 37.5% रहेगा, तब अब XYZ में आप करके देखिए कितना आपको टफ लगेगा। अगर 37.5% होगा तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे 37.5% में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए 37.5% अगर रहेगा, और अगर आप पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 37.5 37.5 बाई 100 प्लस 37.5 इंटू 100, यही आप लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखें तो इसमें आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए हम कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। 37.5 है, इसका वैल्यू क्या होता है, 37.5 आप बोलिएगा कि सर 8 में से तीसरा हिस्सा, यानी 8 में से तीसरा हिस्सा, यही तो 37.5 है। हम देखिए छू मंतर तरीके से बता देते हैं। अगर ये 3 है तो हो जाएगा 300, और 8 3 11, कहानी खत्म, आंसर आ गया। इसमें कभी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहां पर था कि 25% 1/4,
25% इक्वल टू अगर था 1/4 तो कुछ नहीं करेंगे, 25% इक्वल टू अगर 1/4 था तो 1 है 104 प्लस 1 5, यानी आ गया 20%। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत सुविधा होने वाला है कि कैसे इसको जल्दी हम बनाते हैं, आपको एक्स वाई जेड का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। जैसे अगर हम कुछ बात करते हैं रेशियो का, कि रेशियो से कैसे क्वेश्चन या एज से कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। आप लोग एज का क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत टाइम लगता है, सॉल्व नहीं हो पाता है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, जैसे हम हमारा जो कॉन्सेप्ट चलेगा उससे एज का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो आप देखिएगा। मान लेते हैं कि एज का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जिसको आप सोल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन क्यों टाइम लगता है, क्योंकि आप उसको अच्छे से समझते नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज यूज नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि कह रहा है कि ए एवं बी, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए तथा बी के उम्र का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी के उम्र का अनुपात 4:5 है, जबकि इनके उम्रों का योग 45 साल है, प्रत्येक की आयु। आपको एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगाना है, आप यहां पर सोचिए कि ए और बी का उम्र का अनुपात अगर 4:5 है, समझ लीजिए कैसे समझना है कि ए का उम्र 4 भाग है, 4 रेशियो है, और बी का उम्र 5 भाग है। हम ऐसे करेंगे कि ए का उम्र 4 भाग है, बी का उम्र 5 भाग है, टोटल मिला के 45। इसका मतलब है कि टोटल उम्र 45 है, 45 में से ए का हिस्सा 4 हिस्सा है और बी का 5 हिस्सा है, टोटल उम्र का हिस्सा 9 है, और ये 9 हिस्सा बराबर 45 है। तो एक हिस्सा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर 9 आम का दाम 45 रहेगा तो एक आम का दाम क्या हो जाएगा 5, और एक आम का दाम अगर 5 है तो ए का उम्र 4 भाग है, 4 पचे 20, और बी का उम्र 5 भाग है, 5 पचे 25, कहानी खत्म। न एक्स लिखना है, न वाई लिखना है, न जेड लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी के उम्र का अनुपात, क्वेश्चन है ए तथा बी के उम्र का अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ए तथा बी के उम्र का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद ये हो जाएगा 5:4। अब प्रत्येक की आयु ज्ञात करें। अब हमको कैसे सोल्व करना है, इस तरह का क्वेश्चन देखते ही हैं कि ए तथा बी की उम्र का अनुपात 4:3 है, 5 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, सीधी सी बात है, इसको भी हम लोग सेकंडों में सोल्व करेंगे, न एक्स लिखना है, न वाई लिखना है, न जेड लिखना है। हम कहेंगे कि वर्तमान में ए का उम्र 4 है और बी का उम्र 3 है, ठीक है, ए का उम्र 4 है और बी का उम्र 3 है, यही ना है। और कितना साल बाद, 10 साल बाद इसका उम्र 4 से 5 हो जाएगा, इसका 3 से 4 हो जाएगा, यानी दोनों का उम्र एक एक भाग बढ़ जाएगा। एक भाग कितना दिन में बढ़ेगा, तो एक भाग बढ़ेगा 10 साल में। आप सोचिए कि जब एक भाग उम्र 10 साल में बढ़ रहा है, और उम्र दोनों का बराबर ही क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सभी का उम्र चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, उम्र सबका बराबर बढ़ता है, बचपन का हो या 55 का हो, उम्र किसी का ना ज्यादा बढ़ता है ना। अगर एक बच्चा का उम्र 1 साल में 1 ही साल बढ़ेगा तो का बूढ़ा का 4 साल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, दोनों का उम्र बराबर ही बढ़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी का उम्र का अनुपात क्या था, 4:3 था, लेकिन 5 साल बाद वो क्या हो जा रहा है, 5:4 हो जा रहा है, यानी दोनों का उम्र, इसका भी एक भाग बढ़ रहा है, इसका भी एक एक भाग बढ़ रहा है। और एक भाग कितना दिन में बढ़ रहा है बाबू, तो एक भाग बढ़ रहा है टोटल 10 साल में, है ना, हम अभी बताए थे कि 10 साल बाद। तो एक भाग अगर 10 साल में बढ़ रहा है तो इसका उम्र अभी 4 भाग है 40 साल, और इसका उम्र है अभी 3 भाग है 30 साल, कहानी खत्म हो गया। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको बिना फॉर्मूला का बताएंगे, आप गर्दा उड़ा देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे। जैसे अगर हम एक बात कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे आपको पढ़ाएंगे, वो आप देख लीजिए। हम थोड़ा सा, आज हम सिर्फ ये डेमो क्लास रखे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू ये क्लासेस जारी रखेंगे। देखिए कंटिन्यू ये क्लासेस जारी रखेंगे, और देखिए कैसे आगे हम बात करते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन सब लोग बनाते हैं, मान लेते हैं कि पी दिया हुआ है आपका 10,000 रुपया, ठीक है, मूलधन आपका 10,000 रुपया है, रेट आपका दिया हुआ है 10%, टाइम आपका दिया है 2 साल, आपको सीआई निकालना है। अब यहां पर क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे कि 10,000 रुपया है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। क्यों, अगर हम कह रहे हैं कि बाबू आप 10% ब्याज देना है, तो आप कहेंगे कि सर 10% तो देना है, लेकिन 10% क्या, तो ये क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं रहेगा जब तक रेट प्रतिशत नहीं होगा। क्यों, अभी हम आपको समझाते हैं। अगर आप बाजार में जाएंगे
और किसी से बोलेंगे कि भैया ये आलू कैसे है, ठीक है, तो आलू कैसे है, मान लेते हैं कि आप इंडिया में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि किलो से मिल रहा है। मान लेते हैं आप अमेरिका गए, बोलेंगे कि ये आलू कैसे, वो बोल दिया 10 रुपए, 10 का, तो 10 का आप समझ जाएंगे क्या कि 10 का क्या बोल रहा है। हो सकता है कि 10 में एक बोड़ा हो, 10 में एक पीस हो, 10 में एक किलो हो, यानी कि जब तक उसके साथ यूनिट नहीं लगाएगा उसका 10 का कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि 10 रुपया में एक पीस देता हो तो आप नहीं समझ पाएंगे। उसी तरह से अगर यहां पर 10% लिख दिया तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बोलेंगे कि 10% क्या, हो सकता है कि अगला जो पार्टी है वो 10% एक महीना में ले रहा हो, तो यहां पर मासिक लिखेंगे तभी इसका कोई वैल्यू है। हो सकता है कि अगला पार्टी जो 10% ले रहा हो वो वार्षिक ले रहा हो, यानी एक साल में ले रहा हो सकता है कि अगला पार्टी ये 3 महीना में ले रहा हो, ठीक है, ये 3 माह में ले रहा हो सकता है कि ये 4-4 माह करके ले रहा हो। तो जब तक यहां पर ये क्लियर नहीं होगा कि ये रेट क्या है, रेट के साथ जब तक ये टाइम नहीं क्लियर होगा हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चन को। इसीलिए यहां पर ध्यान देना है कि ये 10% क्या है, जनरली क्वेश्चन में वार्षिक ही रहता है ना, लेकिन वार्षिक के साथ साथ कहीं कहीं मासिक भी रहता है, तिमाही भी रहता है, 6 माही। तो तिमाही का मतलब क्या समझे कि 10% तिमाही का मतलब कि 10% हर तीन महीने में 10% ब्याज ले लेगा। वार्षिक का मतलब क्या हो गया कि जितना भी पैसा दिया है उसका 10% हर एक साल में ले लेगा। महीना में क्या मतलब हो गया कि जितना भी पैसा दिया है उसका 10% हर महीना में ले लेगा। तो ये चीज को समझना है। अब देखिए 10% ब्याज है, 2 साल में ले लेगा। हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको मात्र इतना टाइम लगेगा। 10% है, इसको कर देंगे 10% को 1/10, 10% को कर देंगे 1/10। अब यहां देख लीजिए मूलधन जो हो जाएगा 10 दहा को 100 हो जाएगा, और ये 10 दूनी 20, सीआई क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 और 21। अब ये 10 मूलधन 100 हो गया और ये 100 का वैल्यू दिया हुआ है 10,000 रुपया। अगर ये मूलधन 100 है, मूलधन अगर 100 रेशियो है और 100 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है आपको 10,000 रुपया, तो 21 रेशियो का वैल्यू आपको निकाल सकते हैं आराम से। यानी समझ लीजिए कि अगर 100 आम का दाम दिया हुआ है 10,000 रुपया, तो 21 आम का दाम 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक आम का दाम 100 रुपया, 21 का क्या हो जाएगा 2100 रुपया। ये क्वेश्चन सॉल्व। अब सर आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर दिए, तो हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ। फिलहाल के लिए हम आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट पे है, आपको रटने का जरूरत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या हम किए कि ये जो है ये 1/b मान लिए, ये जो रेट है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज किए, भिन्न में चेंज किए, 1/b मान लिए, और ये जो है ये b स्क्वायर हो गया। मूलधन क्या मानेंगे, अगर 1/10 है तो 10 को स्क्वायर 100, अगर 100 रेशियो मूलधन हो गया। अगर 1/5 है, अगर रेट क्या है मान लेते हैं कि 20% रेट है, मान लेते हैं कि दर है आपका 20%। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, अगर दर है आपका क्या, अगर मान लेते हैं कि दर है आपका 20%, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाता है 1/5। 20% का जो भिन्नात्मक मान होता है वो 1/5 होता है। तो आप क्या करेंगे कि 1/5 है तो मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन बोलेंगे कि आप ही बोले सर b स्क्वायर यानी 5 5 25। अब यहां पर सीआई क्या हो जाएगा, तो सीआई जो हो जाएगा, मूलधन अगर होगा बाबू b स्क्वायर, तो सीआई जो होगा वो 2b + 1 होगा। क्या हो जाएगा 2b + 1। अब यहाँ पर 2b क्या है, ये b है, तो 5 दूनी 10 है, ये कि 11, बात खत्म हो गया। 5 दूनी 10 है कि 11, यानी कि अगर दर अगर 20% रहेगा, मूलधन कुछ भी हो, आप समझ लीजिए कि अगर मूलधन अगर दर 20% है, अगर रेट 20% है, तो मूलधन अगर 25 भाग होगा, 25 रेशियो होगा, 25 भाग अगर मूलधन होगा, तो निश्चित तौर पर 11 भाग उसमें ब्याज निकलेगा। अगर मूलधन कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 5 लाख रहेगा तो उसी हिसाब से ये निकलेगा, अगर 20 लाख रहेगा तो उसी हिसाब से ये निकलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर रेट 20% है तो मूलधन अगर 25 भाग रहेगा, 25 हिस्सा रहेगा, तो 11 हिस्सा क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अगर मूलधन 25,000 रहेगा तो ये 11,000 हो जाएगा, अगर ये 25 लाख रहेगा तो ये 11 लाख हो जाएगा। मतलब कि हम ये समझा रहे हैं कि अगर रेट 25% रहेगा तो कोई नहीं काट सकता है, मूलधन अगर 25 रेशियो होगा तो ब्याज 11 रेशियो गारंटी होगा। तो यहां पर देख लीजिए कि आपने क्वेश्चन एक लिख लिया कि रेट 20% है। अब मूलधन आप लिख लीजिए, मूलधन आप मान लेते हैं 5,000 मान लीजिए, तो मूलधन अगर 5,000 मान लेंगे तो हम क्या करेंगे कि 25 रेशियो का मान 5,000 है, 25 रेशियो का मान अगर 5,000 है तो हमको 11 रेशियो का मान निकालना है। यानी वही एक एक नियम बच्चा वाला कि 25 आम का दाम 5,000, तो 25 दूनी 50, 200 एक आम का दाम, 11 आम का दाम, तो 11 दूनी 2200, कहानी खत्म। यानी समझना है कि अगर रेट अगर 20% है
तो दुनिया का कोई ताकत नहीं चेंज कर सकता है कि अगर रेट 20% है तो मूलधन 25 भाग होगा तो सीआई 11 भाग होगा। हम उसको हिस्सा में बांट दिए। अगर आगे चलते हैं कि अगर रेट अगर मान लेते हैं कि 12.5% है, 12.5% बराबर अभी हम बोले थे, आपको समझाए थे कि 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। तो उसी हिसाब से मूलधन क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका, उसी हिसाब से मूलधन हो जाएगा आपका पी क्या हो जाएगा बाबू, पी हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। तो सी आई क्या हो जाएगा 2b + 1 यानी 8 दूनी 16 1 17। अब यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, मूलधन अगर 64,000 है, अगर यहाँ पर हम रख लेते हैं कि मूलधन अगर 64,000 है तो सी आई का मान निकाल लीजिए। 64 का वैल्यू 64,000 है तो एक का वैल्यू 1,000 हो गया और ये 17 आम का दाम 17,000 हो गया। अब यह मूलधन का दाम वैल्यू कुछ हम मेन उसका हिस्सा निकाल दिए तो कुछ भी रखिए हमको आंसर आ ही जाएगा। मान लेते हैं कि हम मूलधन न रख के हम सी आई का वैल्यू दे दिए। मान लेते हैं कि हम देखिए मूलधन न रख के हम एक अमाउंट का वैल्यू दे सकते हैं, यानी मिश्रधन का भी वैल्यू दे सकते हैं, और मिश्रधन का भी वैल्यू दे सकते हैं तो मिश्रधन भी निकल सकता है। ठीक है, मिश्रधन भी निकल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं कि हम मूलधन का वैल्यू मान लेते हैं कि हम मूलधन दे दिए आपको, रेट दे दिए हैं आपको 25%। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम दे दिए हैं 2 साल, टाइम 2 साल दे दिए। अब 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। आपको पता चल गया कि मूलधन क्या हो जाएगा सर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 चौका 16। तो सी आई क्या हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 है, 9 रेशियो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आपका मूलधन निकालने के लिए दे दिया, आपको सी आई दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2700 रुपया है। 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2700 रुपया, तो वो राशि निकाल दीजिए। क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि अभी ये पहला क्लास है, डेमो है, तो बस ऐसे ही चल रहे हैं। नेक्स्ट कल से समझिए क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, पहले 1 आम का दाम से 10 आम का दाम निकालते थे, अभी 10 आम का दाम से 1 आम का भी दाम निकाल सकते हैं। अगर सी आई 9 रेशियो है और ये सी आई 9 रेशियो का वैल्यू अगर हमको मालूम है 2700 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 रुपया। और मूलधन क्या है, मूलधन है 16 रेशियो, 16 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 तिया 4800 रुपया। कहानी खत्म। 16 तिया 4800 रुपया हो गया, ये कहानी खत्म हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम अगर चाहेंगे तो यहां से अमाउंट भी निकाल सकते हैं। कैसे अमाउंट निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, हम आपको अभी एग्जांपल देके समझा देते हैं कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। अभी हम एग्जांपल देके समझा देते हैं कि यहां से अमाउंट आप कैसे निकालेंगे, वो देख लीजिए। मान लेते हैं अमाउंट यानी मिश्रधन, मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका रेट दिया हुआ है, आपका रेट जो दिया हुआ है वो है आपका 12.5% या 12.5% ही रखते हैं, चलिए 12.5%। आपका टाइम दे दिया है 2 साल, आपको सीआई दे दिया है, सीआई कितना दे दिया है, तो सीआई दिया है मान लेते हैं 5400। अब बोला कि ये भाई आप हमको मिश्रधन निकाल के बताइए। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में कितना हो जाती है। कोई राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5400 है, ठीक है, तो वो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी, अमाउंट क्या हो जाएगा, मिश्रधन क्या हो जाएगा। अमाउंट लिख रहे हैं, ये हम डिटेल में जाएंगे, ये मिश्रधन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पी का वैल्यू क्या होता है, पी का मान क्या होता है आपको हम समझा देते हैं कि पी जो लिख रहे हैं, ये देखिए पी जो है वो क्या है, पी है आपका मूलधन, है ना, पी मूलधन। रेट क्या है, ये है दर, ये क्या है, ये है आपका मिश्रधन, ये क्या है आपका मिश्रधन। आपका टी मतलब समझ ही रहे होंगे समय, तो ये हम डिटेल में चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हम मिश्रधन भी कैसे निकाल लेंगे। आपको पता है कि 12.5% बराबर क्या होता है 1/8, 8 8 64 हो गया, क्या 1/8 है 64 हो गया, क्या मूलधन हो गया आपका 64। सी आई क्या हो गया बाबू, तो 8 8 दूनी 16 1 17 हो गया सी आई, ठीक है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 64 + 17, ठीक है, 7 4 11 के 1 6 1 7 1 8, 81 रेशियो हो गया मिश्रधन। अब यहां पर से हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि ये 17 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कि 17 का वैल्यू दिया हुआ है 5400, तो 81 का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5400 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 81 का वैल्यू हो जाएगा आपका, 81 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए अगर इसका वैल्यू 81 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5400 अब बटा 17,
अगुने 81। जो भी क्वेश्चन आएगा जरूरी नहीं है कि हमेशा पूरा ही कटेगा, पॉइंट में भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको रटने नहीं देंगे, बल्कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पूरा एकदम इत्मीनान से। हर क्वेश्चन को हम इजी वे में बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे रेशियो से, और रेशियो और परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में आता है। आप अगर रेशियो परसेंटेज एक बार सीख लिए ना, गारंटी है आपसे सारा चैप्टर बनेगा। और यहाँ तक कि आप जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं, बहुत लोगों को मुश्किल लगता है, सबसे आसान भाषा में बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री, एकदम सबसे आसान भाषा में। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, कुछ नहीं, एकदम आसान भाषा में बताएंगे, ऐसा जो आप सोचे नहीं होंगे। तो कंटिन्यू रहे, इस चैनल में बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और उम्मीद है कि मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।